हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन हम संपूर्ण कोर्स पर आधारित है। हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं। कुल 60 क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज में और ये सीरीज चल रही है 18 नंबर वाली। साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिना देरी किए हुए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपने नियंत्रण को समेकित किया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 1857 का विद्रोह वायसराय कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने भारत सरकार और संचालन के लिए शाही उद्घोषणा की और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई सभी घोषणाएं संधियों की समीक्षा की और वैधता प्रदान की गई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत पर आने पर जल जाते हैं। तो वह है मध्यमंडल। उल्का ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं और ये प्रकाश की चमकीली घंटी के रूप में दिखाई देते हैं। ये आकाश में क्षण भर के लिए चमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो उल्कापिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, वे चट्टान के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और इनको क्या कहते हैं, उल्कास्मय। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है, दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। तो ये दो लोकप्रिय कथन कौन कौन से हैं। 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय भारतीय कला के अंतर्गत कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक और औरतों को घर से बाहर न निकालने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त 19वीं सदी के अंत तक यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए गए, जिसका प्रयोग राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का प्रयोग किया गया। चौथा क्वेश्चन देखो, जेंडर रूढ़िवादिता, इससे क्या तात्पर्य है। जेंडर रूढ़िवादिता से क्या तात्पर्य है, किसी महिला या पुरुष की विशिष्ट विशेषताओं या भूमिकाओं का वर्णन या दायित्व निर्वहन में भेदभाव से। तो यह है जेंडर रूढ़िवादिता। पांचवा क्वेश्चन, कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या कार्यकाल 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। उसे नाममात्र का शासक कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में केंद्रित होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। उसे नाममात्र का शासक कहते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री में केंद्रित होती है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि
विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने का अवसर प्रदान करें। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता है? तो इनकी प्रमुख विशेषता आपको याद रखनी है यहाँ पर। जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव और प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में आपको क्या याद रखना है? प्रतिनिधि लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ऋतु प्रवाह से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ऋतु प्रवाह किससे संबंधित है? तो लोगों के आगमन से। और ये लोगों का आगमन कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यह एक प्रकार का पशु चारणवाद या घुमंतुवाद है जो गर्मियों तथा सर्दियों के निश्चित मौसम में पशुओं को चारागाहों के लिए ऋतु प्रवास करते हैं और इसमें पशु चारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेकर जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों में तथा गर्मियों में समतल क्षेत्रों में पशु चराने चले जाते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर याद रखना है, यह है ऋतु प्रवास। यह एक प्रकार का क्या है? पशु चारणवाद है, घुमंतुवाद। तो इसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में आरंभ के मानवों पर समझ के लिए किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? भारत में आरंभ के मानवों पर समझ के लिए किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? यहाँ पर प्राथमिक स्रोत की बात करें तो साथियों आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की चित्रकला। प्राथमिक स्रोत मध्य प्रदेश की शैल चित्रकलाओं में सबसे महत्वपूर्ण आपको ये याद रखना है, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, इनको प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। अन्य प्राथमिक स्रोत की बात करें तो इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे यहाँ पर अभिलेखागार और पांडुलिपि सामग्री, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, डायरी, स्क्रैप बुक व सरकारी प्रकाश आदि आपको यहाँ पर याद रखना है। ये अन्य प्राथमिक स्रोत है। क्वेश्चन देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? टाइफून का उत्पत्ति स्थल। टाइफून का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर को याद रखें। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, ये सब इनके नाम है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी में से कौन प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नहीं है, कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है इनमें से, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नगर निगम वार्ड काउंसिलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और इनका निर्वाचन नगरपालिका परिषद में एक विशिष्ट वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेखपाल, पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी सभी एक ही पद है और ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी है। साथियों, इतिहास पढ़ते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग किसी साम्राज्य या वंश के वर्णन, विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम प्रकार्यात्मक संबंधों को दिखाने के लिए तथा एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए किया जाता है। तो ये आपको वंशावली चार्ट के बारे में याद रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? ऋग्वेद ये संस्कृत में रचा गया था, वैदिक संस्कृत में। और ऋग्वेद की बात करें तो साथियों
इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028 है इसमें सूक्त है। और ऋग्वेद की रचना पूर्व ऋग्वेदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र के नाम से जाना जाता है, होत्र। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र के रचिता विश्वामित्र, और यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। साथ में आपको याद रखना है, यहाँ पर ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है और इतिहास सामाजिक अध्ययन प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे। तो इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास क्या करेगा? यहाँ पर इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है और इतिहास सामाजिक अध्ययन प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे। क्वेश्चन है 16 नंबर का, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 को अनुसूचित जनजातीय अधिनियम, जनजातीय भूमि अधिनियम, आदिवासी अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है और ये कानून अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है। यह कानून इन समुदायों को वन भूमि पर अधिकार की मान्यता देता है जिन वन भूमियों पर वे पीढ़ियों से रहते आए हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। इसके बाद में देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित यह शिक्षार्थियों को क्या बना देती है? खोजी बना देती है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। अतः तीनों कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रोजेक्ट विधि के बारे में सही है। आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अफ्रीका के बारे में सही कथन। अफ्रीका के बारे में सही कथन बताओ। तो यहाँ पर अफ्रीका के बारे में जो सही है वो देखेंगे। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, बिल्कुल सही, जो यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक होता है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखाएं गुजरती है और ये तीनों कथन अफ्रीका के बारे में बताते हैं। क्या है क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ऊर्जा स्रोत की पहचान करिए। तो ऊर्जा स्रोत के बारे में क्या पहचान करें? देखो, प्राकृतिक गैस एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस सामान्यतः कई गैसों जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का मिश्रण होता है, परंतु इसमें मीथेन गैस 80 से 90% तक पाई जाती है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। यह गैस तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योग, परिवहन, संचार व्यवस्था और घरेलू कार्यों में तथा विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हम यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण काल युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे?
तो ये हम कैसे जानते हैं? पुरापाषाण काल युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला। सेलुलर व आविद जीव विज्ञान केंद्र द्वारा किए गए अध्ययन में पुरापाषाण युग लगभग 25,000 वर्ष पूर्व में भारत में शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले। शुतुरमुर्ग मूलतः अफ्रीका का निवासी है। क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर का, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया और इनका मानना था कि विभिन्न भाषाओं, धर्म, खान पान के बावजूद भारत में क्या है? एकता है। समुदाय की एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता तथा बंधन आदि एकता की कड़ी है। अगला क्वेश्चन देखो, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तक। अन्य उदाहरण की बात करें तो पुस्तक सूची, जीवन संबंधी कार्य, डिक्शनरी पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस, घटना के बाद पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लेख, साहित्य समीक्षा, समीक्षा लेख, इतिहास की पुस्तकें, टीकाएं, ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, सूचकांक और सार, आलोचना, व्याख्या का कार्य, ये सब अन्य उदाहरण है साथियों। इसके बाद में यहाँ पर देखो 23 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक हो सकता है? तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या चीज़ सहायक होगी यहाँ पर? तो पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों की। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। क्वेश्चन है 25 नंबर का, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, और ये मानसून पवन द्वारा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत का शोध संस्थान मैत्री तो अंटार्कटिका में है ये, और यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1989 को की गई। अंटार्कटिका पर भारत का पहला शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 28 नंबर का, BCE का तात्पर्य। BCE का क्या तात्पर्य है? तो इतिहास के अंतर्गत पूर्व कॉमन एरा, पूर्व क्राइस्ट एरा, तो दोनों से ही लगाया जाता है। तो BCE का तात्पर्य इतिहास के अंतर्गत पूर्व कॉमन एरा और पूर्व क्राइस्ट एरा दोनों से ही लगाया जाता है। इसका प्रारंभ 1 CE से माना जाता है और वर्तमान में यही कैलेंडर अत्यधिक प्रचलित है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनस्वास्थ्य क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? तो सैन्य बल न रखना ताकि जनस्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। कोस्टा रिका की सरकार
अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल, आवास, स्वच्छता और पोषण जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। वहाँ की सरकार के लिए स्वास्थ्य एक प्राथमिक एजेंडा है। अर्थात कोस्टा रिका दृष्टिकोण से अभिप्राय है कि स्थायी सेना और रक्षा बजट को समाप्त करना, जिसके अंतर्गत देश अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत सुविधाओं पर अत्यधिक धन खर्च कर सके। क्वेश्चन है 30 नंबर का, रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई कब? जून 1858 में ग्वालियर के कोटा के पास ब्रिटिश सेना से लड़ती हुई लक्ष्मीबाई पराजित हुई। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक तो CR 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल ने मिलकर कांग्रेस से अलग स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सचिव बने। भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों में प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत। ये प्राप्तियां सरकार द्वारा कर, शुल्क, ब्याज तथा लाभांश तथा सेवाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त आय होती है। सरकार राजस्व प्राप्तियों के साथ पूंजीगत राशियां भी प्राप्त करती है। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व प्राप्तियां और गैर राजस्व प्राप्तियां होती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919 में। ये आंदोलन 1919 से लेकर 1921 तक चला और यह मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाए गए राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था ये। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा के पद की पुनर्स्थापना हेतु अंग्रेजों पर दबाव डालना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा के पद की पुनर्स्थापना हेतु अंग्रेजों पर दबाव डालना। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन संचालित रहा। तो ये आपको यहाँ पर देखना चाहती हूँ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य के गठन का आधार माना था। किसको माना था? स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार किसको माना? तो भाषाओं को माना था साथियों, भाषा को। और 22 दिसंबर 1953 को जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। इस आयोग ने भाषा के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक, वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। और आपको याद रखना है यहाँ पर, इस आयोग ने दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस आधार पर आंध्र प्रदेश का तेलुगुभाषी राज्य के रूप में गठन किया गया। 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है इसके लेखक। ये आपको यहाँ पर देखना है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट। किताब उल हिंद, इसके लेखक है अल-बरूनी। और आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? आर्थिक नियोजन तो समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है ये। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश के समस्त साधनों पर सरकार का एकाधिकार होता है। और पूर्व सोवियत संघ में ऐसी अर्थव्यवस्था है। ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहती हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टरों का योगदान होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है
मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये भारत में अपनाई गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों सेक्टरों का योगदान होता है और ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें देखो यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ पर की थी। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण बिहार में की। कब? 1917 में। और क्यों की थी? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नील उत्पादक किसानों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाना। और यहाँ नील की खेती है तो 3 कटिया पद्धति प्रचलन में थी, जिससे भारतीय किसानों का शोषण होता था। क्वेश्चन है 40 नंबर का, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार। और यह स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार। श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार रूढ़िवादी छवियां, पुरुष महिलाओं में भेदभाव तथा असमानता इसके प्रमुख कारण है। समाज में धर्म पर आधारित लैंगिक विभाजन, समाज में धर्म पर आधारित लैंगिक विभाजन, जाति पर आधारित लैंगिक विभाजन इसकी रूढ़िवादी छवियों को दर्शाता है। हमारे देश में लैंगिक विभाजन निरंतर देखे जा रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में पुरुषों का वर्चस्व रहता है तथा महिलाओं को कामकाज के लिए समझा जाता है, परंतु आज देश में परिवर्तन हो रहा है। दोनों में समानता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय ये जयपुर में स्थित है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद याद रखना यहाँ पर 74, अनुच्छेद 74। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। साथी देखो 46 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का कितना भाग है ये आप यहाँ पर देखेंगे। नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। भारत का गोल्डन फाइबर क्या कहलाता है? तो भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को। जूट। जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः कहाँ पर अपनाई जाती है? तो ये जूमिंग कृषि कहाँ पर होती है? बंगाल बिहार में। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। कहाँ पर मिलता है ये? भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है साथियों। भारत के किन राज्यों में सागौर के वन पाए जाते हैं? सागौर के वन मध्य प्रदेश में। अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक, अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक क्या है? समाज से स्वीकृति। 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं चुनाव आयोग। कौन प्रदान करते हैं मान्यता? चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करते हैं? चुनाव आयोग करते हैं साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण हेतु कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? तो ये क्या है? एपीडियास्कोप। इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन है 57 नंबर का, गुटनिरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और गुटनिरपेक्षता नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में स्थापित करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में
पहले शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में इसकी स्थापना होती है और गुट निरपेक्षता का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? व्यावसायिक गुण। किस प्रकार का गुण है ये? व्यावसायिक गुण है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या लिखी नहीं है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देखना। ये भी क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर किस महाद्वीप पर स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 59 नंबर का, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण क्यों उपयोगी है? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में और विषय वस्तु को या विषय वस्तु की बेहतर समझ के लिए। तो इस सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति। तो साथियों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन देखे विस्तृत रूप में। सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने मित्रों के साथ भी इस सीरीज को शेयर जरूर कर दे, ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके एकदम निःशुल्क रूप में। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।